मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये 10th CBSE साइंस का चैप्टर नंबर 10, उसमें अपन पढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक है आपके, वैसे पूरा जो लेसन है वह चैप्टर है उसको अपन स्टडी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत रह रहा है। ये लास्ट टॉपिक मान ली सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जिसमें अपन यूज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, दोनों लेंसों के लेंस है, लेंस के यूज है ये, तो उनको अपने को शॉर्ट में देखना है। तो आप ज़्यादा और कुछ नहीं देखना है। सबसे पहला तो यूज है कॉन्वेक्स लेंस का इन हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब जो कोई व्यक्ति जो होते हैं ना, ये आई से रिलेटेड एक डिजीज है, मतलब यूँ समझ लीजिए डिजीज है, या इसको आप इसी तरीके से देखें, डिजीज टाइप ही देखें, ठीक है, या डिफेक्ट है विजन का, ठीक है, विजन डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को मतलब क्या है कि जो दूर की वस्तुएं हैं ना वो साफ नज़र नहीं आती हैं। पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं, मगर दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो उसके लिए जो क्या है कि यूज किया, उल्टा हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में जो कोई पर्सन होता है ना, तो उसको क्या है कि मतलब साफ की जो पास वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पास वाले ये क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, और जो दूर वाले होते हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं, ठीक है ना, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये एक डिफेक्ट है विजन का, आइज का, ठीक है ना, जिसको क्लियर करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मों में इसको लगाया जाता है, जो अपने ऐनक होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो किसके लिए लगाया जाता है ये, कोई जो पर्सन होता है उसको पास की वस्तुएं तो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, और दूर की वस्तुएं ठीक तरीके से दिखाई देती हैं। तो पास की वस्तुओं को भी अच्छी तरीके से देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, चश्मों में लगाया जाता है ये, ठीक है ना। इसी तरीके से जो कॉनकेव लेंस है उसका उपयोग, ये भी डिफेक्ट ऑफ विजन ही है, मायोपिया। ये मायोपिया मतलब क्या है कि क्या होता है कि किसी व्यक्ति को मतलब क्या है कि पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती है, मगर कि जो दूर की वस्तुएं होती है ना वो क्लियर दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, दूर की वस्तुएं, तो उसको कहते हैं मायोपिया। इस डिफेक्ट ऑफ विजन को, इसको क्लियर करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, मायोपिया को प्रिवेंट करने के लिए किसको लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस को यूज किया जाता है इसमें, चश्मे में, ठीक है। तो मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मों में, ठीक है ना। इधर से दूसरा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इसका उपयोग कैमरों में होता है, कैमरों में, ठीक है। इधर से क्या है कि लाइट रेज को कन्वर्जिंग कराने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है, कन्वर्ज कराने के लिए भी, ठीक है ना। इन माइक्रोस्कोप में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। और मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें क्या है कि मतलब अच्छे तरीके से अपने को क्लियरिटी दिखाई दे, ठीक है। जैसे अपन क्या है कि टीवी होती है, तो टीवी के ऊपर एक ये टीवी है, इस टीवी के ऊपर ग्लास होता है, तो उस ग्लास को भी, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। तो यानी कि टीवी का जो ग्लास है वह, ठीक है ना, ताकि अपने को अच्छे तरीके से दिखाई दे, तो उसके लिए अपने को कौन सा लेंस उपयोग करना होता है, कॉन्वेक्स लेंस उपयोग करते हैं। कॉनकेव, इधर लाइट रेज को डाइवर्ज कराने के लिए जो उपयोग होता है लेंस, वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, यानी कि लाइट रेज को डाइवर्ज कराने के लिए। फ्लैश लाइट जो होती है, फ्लैश लाइट यानी कि जो अपन टॉर्च होती हैं, या इनको क्या है कि मतलब जैसे अपने क्या है कि मोबाइल की जो टॉर्च होती है पीछे वाली, तो उसको मतलब क्या है कि एक तरीके से डाइवर्ज कराने के लिए, उसको फैलाने के लिए जो कवर लेंस होता है ना, वो कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। इधर से टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स जो ग्लास होते हैं ना, वो भी कॉनकेव से बनाए जाते हैं। बाइनोकुलर्स का मतलब जैसे क्या है कि कोई रूम है, तो रूम में आपने बहुत सारे क्या है ग्लास देखे होंगे, मतलब क्या है कि खिड़कियों के ऊपर, इनके ऊपर लगाते हैं, तो खिड़कियों में इनमें जो ग्लास लगाते हैं ना, वो कौन से लगाते हैं, ये कॉनकेव ही लगाते हैं, ठीक है ना, ताकि अपने को क्या है कि वो उनकी क्या नेचर होती है,
उन मतलब जैसे अभी इस कमरे के अंदर लाइट जली हुई है, तो बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा तो कमरे के अंदर की पूरी जो भी चीज़ें हैं वो सब दिखाई देगी, है ना। जब कमरे के अंदर अंधेरा है या बाहर की तरफ मतलब क्या है कि उजाला है, ठीक है ना, दिन हो रहा है, तो अपने को कमरे के अंदर, बाहर से कमरे के अंदर की तो दिखाई नहीं देगी, मगर कि बाहर अंदर से कमरे के बाहर की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देगी। यानी कि जो लाइट वाला जो क्षेत्र है ना, उस तरफ की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती है, तो उनको कहते हैं अपन बाइनोकुलर ग्लास कहते हैं। तो वह भी कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें इनका यूज है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ये यूज है, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो मायोपिया में, एक हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मायोपिया में, डाइवर्जिंग के लिए, कन्वर्जिंग के लिए, कैमरे में, माइक्रोस्कोप में और इधर मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में इसका क्या है कि बाइनोकुलर, टेलीस्कोप और क्या है कि फ्लैश लाइट में उपयोग किया जाता है कॉनकेव का। ओके, ये तो यूज ऑफ लेंस हुए। अब ये तो शॉर्ट टॉपिक था। अगला जो टॉपिक है आपके, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो रह रहा है, वह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये है आप, मतलब रेक्टेंगुलर जो ग्लास स्लैब होती है ना, उस ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन को अपन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन को, तो किस तरीके से वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है तो उसके बारे में अपने को देखना है। तो सब इसका मतलब मैं विद प्रैक्टिकल आपको क्या है कि विद प्रैक्टिकल क्या है, यहाँ पर प्रैक्टिकल टाइप में दिखाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो कहूँ उसको सुनते जाना है। आपके पास में ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, सपोज कीजिए, ठीक है। क्या ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब A, B, C और D, ठीक है। रिफ्रैक्शन की स्टडी करने के लिए आप कैसे करेंगे, मतलब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वाइट पेपर लेंगे। ये वाइट पेपर लिया अपन ने, क्या किया, वाइट पेपर लिया, जिस तरीके से एक वाइट पेपर लेंगे। इस वाइट पेपर के ऊपर अपन इसको रखेंगे, ठीक है ना, टेम्परेरली, है ना, रखेंगे कुछ समय के लिए। और रख कर के अपन क्या करेंगे, ये इसको रखेंगे और रख कर के इसकी आउटलाइन अपन इसके ऊपर बना लेंगे। क्या करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ ना उसको सुनते जाना। इस तरीके से अपन इसकी क्या कर लेंगे, पेंसिल से आउटलाइन बना लेंगे, ठीक है ना। रखेंगे, आउटलाइन बनाएंगे और वापस इसको हटा लेंगे, ठीक। इसकी आउटलाइन बन गई है। इसके ऊपर आप क्या है कि A, B, C और D क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे, ठीक है। डायग्राम बन गया मतलब इसका। अब यहाँ पर आप क्या है कि एक जगह पर, किसी भी एक जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, किसी भी एक जगह पर टॉर्च को स्टेबल करेंगे, टॉर्च को, ठीक है। क्या करेंगे, टॉर्च को स्टेबल करेंगे। आप किसको स्टेबल करेंगे, टॉर्च को। टॉर्च लेंगे, टॉर्च, ठीक है ना। टॉर्च जहाँ तक हो सके वहाँ तक क्या है कि मतलब रेड कलर की जो टॉर्च होती है ना, रेड लाइट वाली, उसको लेना, क्योंकि रेड लाइट जो होती है ना उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और अपने को स्पष्ट क्लियरली दिखाई देती है। इस वजह से मतलब इसको रेड वाली लाइट रेज को ले तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। उसको लेंगे और उसको अपन क्या है कि एक बार जला करके देखेंगे। तो जला करके देखेंगे तो इसमें मतलब मान लीजिए कि जला करके देखेंगे तो एक लाइट आएगी, लाइट आएगी। तो उस लाइट की डायरेक्शन में अपन ने क्या किया, इस तरीके से एक लाइन को खींच दिया। ये लाइट की क्या है, एक डायरेक्शन, ठीक है ना। थोड़ा ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक टॉर्च को लेंगे और ये टॉर्च लेकर के इसको अपन स्टेबल कर देंगे।
ठीक है ना। इसको हटाना नहीं है, टॉर्च एक ही बार रखी जाएगी, एक ही बार रख करके उसको एक ही जगह पर मतलब कि उसको वहीं पर रखा रहने देंगे। ऑन करेंगे कुछ समय के लिए और लाइट गिराएंगे, है ना। अभी यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं है, ग्लास स्लैब अपन ने एक बार ली, उसकी आउटलाइन बनाई और ग्लास स्लैब को हटा दिया। टॉर्च ली और टॉर्च लेकर के एक बार उसकी लाइट रेज अपन ने डाल करके देखी है विदाउट ग्लास स्लैब, ठीक है ना, उसके डायग्राम पर ही ओनली, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन अब इस ग्लास स्लैब को वापस रखेंगे। अब ग्लास को इसको बंद कर देंगे एक बार, ठीक है ना, बंद करके फिर ग्लास स्लैब को वापस रखेंगे। क्या करेंगे, ग्लास स्लैब वापस रखेंगे, फिर वापस इसको ऑन करेंगे। किसको, इस टॉर्च को। अब टॉर्च को ऑन करेंगे। पहले तो कोई भी मीडियम नहीं था तो इस वजह से लाइट रेज सीधी की सीधी निकल रही थी, मगर अब जब ग्लास स्लैब को अपन रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, है ना, जहाँ जहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होना है। मान लीजिए अभी आपने ग्लास स्लैब रख दी है, ठीक है ना, ये M1 ये एयर है, ये एयर मीडियम है, ये ग्लास है, ठीक है ना, M2, ठीक, और ये वापस एयर है इधर की तरफ। तो जब आप यहाँ से लाइट डालेंगे तो जैसे ही लाइट इस मीडियम में से होकर के, एयर मीडियम में से होकर के इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो यानी कि यहाँ पर एक्चुअल पाथ तो ये था पहले, मगर अब क्या होगी, जैसे इस डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रेज मतलब इस तरीके से बेंट करेगी, इस तरीके से, ठीक है ना, और वापस यहाँ से वापस निकलेगी, ये यहाँ से वापस निकलेगी तो वापस इस तरीके से निकल जाएगी बेंट होकर के, ठीक है ना, अपने इस एक्चुअल पाथ को छोड़ करके, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या है कि पूरे नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसिडेंस रेज कहलाएगी, ये रिफ्रैक्टिव रेज कहलाएगी और ये इमरजेंट रेज कहलाएगी। ये एक्चुअल पाथ था उसका, ठीक है ना, ये एक्चुअल पाथ है, ये तो पहले वाला एक्चुअल पाथ है, ये रिफ्रैक्टिव रेज है, ठीक है ना, सॉरी ये रिफ्रैक्टिव रेज नहीं है, ये इमरजेंट रेज है, और ये क्या है कि रिफ्रैक्टिव रेज है, ये इंसिडेंस रेज है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ए, और ये यहाँ पर, ये तो ए हो गया, और ये यहाँ पर मैं पॉइंट, इसको इंसिडेंस पॉइंट है यहाँ पर, इसको मैं बी लिख देता हूँ। ये नॉर्मल है, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर भी नॉर्मल है, ये दो जगह पर नॉर्मल बना क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हुआ है, वहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना। ये है इमरजेंट रेज, ठीक है ना। इसको नाम लिखे तो ए बी, और सॉरी ए बी तो इधर लिख दिया अपन ने, क्या है कि पहले इधर की तरफ अपन नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज करते हैं। इसको x लिख देता हूँ, इसको y लिख देता हूँ, और इसको z कर देता हूँ, और इसको x y z हो गए, इसको p कर देता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई झंझट लेने की कोई जरूरत नहीं, नाम अपने आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एंगल है, ये क्या है, एंगल, ठीक है। अब ये एंगल है, आगे बात समझ, यहाँ पर ये एंगल I, यहाँ पर ये एंगल R, एंगल R, और यहाँ पर ये एंगल E, यहाँ पर ये एंगल क्या कहलाएगा, E, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें क्या है कि सीधी सी बात है, ये तो एक्स वाई तो क्या कहलाएगी, एक्स वाई तो इंसिडेंस रेज कहलाएगी, ठीक है ना, और वाई जेड क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रिफ्रैक्टिव रेज कहलाएगी, ठीक है। और इधर से क्या है कि जेड पी क्या कहलाएगी, इमरजेंट रेज, इमरजेंट रेज, ठीक है। इधर से एंगल आई, इंसिडेंस एंगल, ठीक है, एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है।
और इधर से ये एंगल ई, ये कहलाएगा इमर्जेंट एंगल। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, तो आप मतलब अब इसमें क्या देखना है आपको, देखो रिफ्रैक्शन हुआ ना, यहाँ से इस मीडियम में आई तो डेंसर मीडियम आ गया, ये डेंसर मीडियम है। इसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, और ग्लास के कंपेयर में ये वाला मीडियम क्या है, रेयर मीडियम। तो यानी कि यहाँ पर तो दूर हटेगी लाइट रेज, और यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल के पास जाएगी। ठीक है ना, तो एक तरीके से क्या होगा, लाइट रेज ऐसे आएगी, फिर इधर मतलब बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, और जब निकलेगी तब नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है ना, तो ये पूरा क्या है कि एक प्रैक्टिकल है, मतलब एक तरीके से क्या है, ये प्रैक्टिकल। ओके, अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि मतलब जो रेशो है किनका, N1 और N2 आर ऑलवेज इक्वल, मतलब कि ये यहाँ का रेशो जो यहाँ एक बार तो रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ, तो यानी कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, वो एंगल I और अपॉन एंगल R का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, एक तो ये है ना, इसको अपन कह देंगे 1, और इस वाले को कह देंगे अपन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 बार बन रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन भी 2 बार हो रहा है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 2 बार बनेगा। ठीक है ना, और ये वाला जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसको भी मैं एंगल I2 दे देता हूँ, नाम I2, इसको 1 कह देते हैं, इसको 1 लगा देते हैं। ठीक है ना, तो I2 और अपॉन एंगल E, इन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्लेक्टिव, यानी कि जो दोनों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से 2 बार जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बना है, एक बार तो यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो यानी कि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, N1 = N2 ये होते हैं। ठीक है ना, यानी कि दोनों टाइम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कैसा होता है, हमेशा इक्वल होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात आप ये ध्यान रखने, इक्वल होगा मगर कि एक दूसरे के इन्वर्सली, मतलब क्या है कि इन्वर्सली होगा, मतलब ये क्या होगा, इन्वर्सली। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्या होगा ये इन्वर्स, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर। ये एंगल I और एंगल E जो है ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना, जिस एंगल पर ये एंटर करेगी ग्लास स्लेब में, उसी एंगल पर ये क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो एंगल E, एक तो ये एंगल I और एंगल E हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एंगल E और एंगल I ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो एंगल E एंगल I बराबर होता है, ये दोनों भी बराबर होते हैं मगर कि इन्वर्सली बराबर होते हैं एक दूसरे के, मतलब जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही ये क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, एक तरीके से। ओके, दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो मतलब क्या है कि ये लाइट रेज, एक्चुअल जो लाइट रेज थी, एक्चुअल लाइट रेज, ये एक्चुअल लाइट रेज और ये रिफ्रैक्शन के बाद वाली जो लाइट रेज है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। तो ये इतना सा आप ध्यान रखेंगे और ये नाम याद रखेंगे। ये आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन अपन क्या है कि क्लास में ही डिस्कशन कर सकते हैं और क्लास में ही आपकी समझ में आएगा। मतलब क्या है कि वीडियो में इतना समझ में नहीं बैठेगा, फिर आप और उलझेंगे। ठीक है ना, तो आप केवल इसमें इतना सा देखें और ये 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे। थैंक यू। ये आपका क्या है कि चैप्टर नंबर जो 10 है वो बिल्कुल क्लियरली ख़त्म हो चुका है और 11 वाला अब इसके आगे का जो पोर्शन शुरू होगा वो 11 वाला होगा। थैंक यू।